जुडिशियल रिव्यू जो टर्म है ये एक प्रिंसिपल या डॉक्ट्रिन है जो कई देशों की जुडिशरीज यूज करती हैं। डॉक्ट्रिन के अलावा इस जुडिशियल रिव्यू को एक तरह की पावर भी बोला जा सकता है जो कि जुडिशरी के पास होती है। जुडिशियल रिव्यू के थ्रू जुडिशरी बेसिकली ये इंश्योर करती है कि बाकी दोनों ऑर्गन्स यानी कि लेजिस्लेटिव ऑर्गन और एग्जीक्यूटिव ऑर्गन और साथ में मल्टीपल एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज जैसे कि इलेक्शन कमीशन या यूपीएससी ये सब कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ही चले। और जुडिशरी इंश्योर कैसे करती है? जुडिशियल रिव्यू की पावर के थ्रू जुडिशरी लेजिस्लेटिव ऑर्गन के द्वारा पास किए गए एक्ट्स और साथ ही में एग्जीक्यूटिव ऑर्गन और बाकी रिलेवेंट गवर्नमेंट अथॉरिटीज के द्वारा पास किए गए ऑर्डर्स और एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड एस्पेक्ट्स को चेक कर सकती है, ये देखने के लिए कि कहीं कोई लेजिस्लेटिव एक्ट या फिर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट तो नहीं जा रहा, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन के किसी प्रोविजन को वायलेट तो नहीं कर रहा। अगर कोई एक्ट या ऑर्डर कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस को वायलेट करता है तो फिर जुडिशरी इस जुडिशियल रिव्यू की पावर के थ्रू ऐसे एक्ट या ऑर्डर को नल एंड वॉइड या फिर इनवैलिड या अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकती है। और ऐसी डिक्लेरेशन के बाद इस एक्ट या ऑर्डर को एनफोर्स या इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकता। अगर हम सिंपल वर्ड्स में कहें तो जुडिशियल रिव्यू की पावर के थ्रू जुडिशरी ये इंश्योर करती है कि बाकी सभी ऑर्गन्स और इंस्टीट्यूशंस कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चल रहे हैं एंड देयरफॉर कॉन्स्टिट्यूशन इज अपहेल्ड बाय द जुडिशरी। ये जो जुडिशियल रिव्यू का डॉक्ट्रिन या प्रिंसिपल है ये सबसे पहले ओरिजिनेट हुआ था यूएसए में एक केस के दौरान जिसका नाम था मार्बरी वर्सेस मैडिसन केस जो कि 1803 में हुआ था, लेकिन यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन तो 1787 में अडॉप्ट किया गया था। इसका मतलब ये जुडिशियल रिव्यू का डॉक्ट्रिन यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन में ओरिजिनली प्रेजेंट नहीं था और ये जुडिशियल रिव्यू की पावर कोर्ट्स को इस केस के बाद ही मिली थी। लेकिन इंडिया के केस में ये जुडिशियल रिव्यू का डॉक्ट्रिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में स्टार्टिंग से ही प्रेजेंट था। और कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से प्रोविजंस में जुडिशियल रिव्यू का मेंशन किया गया है? इसमें आते हैं आर्टिकल 13, 32, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 143, 226 और 246। इन आर्टिकल्स के थ्रू सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स को जुडिशियल रिव्यू की पावर दी गई है अगेंस्ट द एक्शन ऑफ लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्गन्स ऑफ स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब कि जो लोअर कोर्ट्स हैं इनके पास जुडिशियल रिव्यू की पावर्स नहीं है और ये कोर्ट्स लॉज और एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स की कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को टेस्ट नहीं कर सकते। नाउ बिकॉज जुडिशियल रिव्यू की पावर्स कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस में मेंशन है तो एक क्वेश्चन ये बनता है कि क्या एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू इन पावर्स को अमेंड करके जुडिशियल रिव्यू की पावर्स को कर्टेल किया जा सकता है? इसका आंसर है नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जुडिशियल रिव्यू के प्रिंसिपल को बेसिक स्ट्रक्चर का एक इंपॉर्टेंट फीचर माना है। यानी कि जुडिशियल रिव्यू से रिलेटेड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जितने भी प्रोविजंस हैं इनको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू कर्टेल नहीं किया जा सकता। अब देखते हैं कैटेगरीज ऑफ जुडिशियल रिव्यू। सुप्रीम कोर्ट के एक जज ने जिनका नाम था जस्टिस सैयद शाह मोहम्मद कादरी, इन्होंने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए जुडिशियल रिव्यू की पावर्स को 3 पार्ट्स में कैटेगराइज किया है ऑन बेसिस ऑफ कि ये जुडिशियल पावर किस चीज पर इंप्लीमेंट करी जा सकती है। इनमें से पहला है जुडिशियल रिव्यू ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स की कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को टेस्ट किया जाता है। सेकंड है जुडिशियल रिव्यू ऑफ लेजिस्लेशंस ऑफ पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर्स एंड सबऑर्डिनेट लेजिस्लेचर्स। इनमें जो लेजिस्लेटिव ऑर्गन है स्टेट गवर्नमेंट का और सेंट्रल गवर्नमेंट का, इनके थ्रू जो लॉज या एक्ट्स पास होते हैं इनको कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी के लिए टेस्ट करना। और तीसरी कैटेगरी है जुडिशियल रिव्यू ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव और एग्जीक्यूटिव एक्शन ऑफ यूनियन, स्टेट गवर्नमेंट्स एंड अदर अथॉरिटीज अंडर द गवर्नमेंट। यानी कि जो एग्जीक्यूटिव ऑर्गन है दोनों स्टेट गवर्नमेंट्स और सेंट्रल गवर्नमेंट का, उसके एक्शंस, पॉलिसीज और डिसीजंस को कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी के लिए चेक करना। ये थी 3 कैटेगरीज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेजेंट जुडिशियल रिव्यू की। अब ऐसे कई इंपॉर्टेंट केसेस हुए हैं जिनमें हमारी जुडिशरी ने जुडिशियल रिव्यू की पावर्स का यूज किया है। इन केसेस में आते हैं गोलकनाथ केस ऑफ 1967, केशवानंदा भारती केस ऑफ 1973, मिनर्वा मिल्स केस ऑफ 1980 और 2014 में हुआ एनजेएसी केस, जिसमें 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट और नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन एक्ट 2014 के थ्रू जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स को एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के द्वारा कंट्रोल और इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करी गई थी। अगर ये एक्ट इम्प्लीमेंट हो जाते तो जुडिशरी की इंडिपेंडेंस कॉम्प्रोमाइज हो जाती और ये कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर का वायलेशन होता, क्योंकि जुडिशियल इंडिपेंडेंस कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर का एक इंपॉर्टेंट फीचर है। एंड फॉर दिस रीजन सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में जुडिशियल रिव्यू की पावर का यूज करते हुए इन दोनों एक्ट्स को नल एंड वॉइड या फिर अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया। ये कुछ केसेस थे जिनमें जुडिशरी ने अपनी जुडिशियल रिव्यू की पावर्स का यूज किया था। नाउ नेक्स्ट थिंग इज स्कोप ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन।
जैसे कि मैंने आपको बताया, जुडिशियल रिव्यू की पावर्स कई सारे देशों की जुडिशरी के पास होती है, जिसका यूज करके जुडिशरी इंश्योर करती है कि गवर्नमेंट के सभी ऑर्गन्स और इंस्टीट्यूशंस कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग ही चले, और इस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस को जुडिशरी अपहोल्ड करती है। लेकिन जो जुडिशियल रिव्यू का स्कोप होता है, ये कंट्री टू कंट्री वेरी करता है, यानी कि किन किन केसेस में जुडिशियल रिव्यू की पावर्स अप्लाई करी जा सकती है, ये कंट्री टू कंट्री वेरी करता है। कई कंट्रीज में ये स्कोप ज़्यादा होता है और कई कंट्रीज में रिलेटिवली कम। यहाँ पर हम कंपेयर कर सकते हैं इंडिया और यूएसए के केसेस को। इंडिया में जुडिशियल रिव्यू का स्कोप रिलेटिवली कम है और यूएसए में जुडिशियल रिव्यू का स्कोप रिलेटिवली ज़्यादा है। लेकिन ऐसा क्यों है? वेल, इसका रीज़न ये है कि इंडिया के केस में जो जुडिशियल रिव्यू है, ये फॉलो किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, और यूएसए के केस में फॉलो किया जाता है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। अब ये प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्या है? वेल, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ में किसी एक्ट या ऑर्डर जिसकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी टेस्ट हो रही है, इससे रिलेटेड सभी सब्सटैंटिव एस्पेक्ट्स कंसिडर किए जाते हैं और चेक किया जाता है कि सब्सटैंटिव एस्पेक्ट में जितनी भी चीज़ें आती हैं, क्या इनमें से कोई कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करती है। सब्सटैंटिव एस्पेक्ट में बेसिकली दो चीज़ें आती हैं। पहला तो ये कि क्या ये एक्ट या ऑर्डर किसी कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन को वायलेट तो नहीं कर रहा। अगर कर रहा है तो फिर इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया जाएगा। दूसरी चीज़ जो इसमें चेक होती है वो ये है कि जिस अथॉरिटी ने ये एक्ट या ऑर्डर पास किया है, क्या उस अथॉरिटी के पास ये पावर या कॉम्पिटेंस है ऐसे एक्ट या ऑर्डर को पास करने की। फॉर एग्जाम्पल, कल को एग्जीक्यूटिव ऑर्गन ने एक लॉ पास कर दिया, तो फिर ऐसा लॉ नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा, बिकॉज एग्जीक्यूटिव ऑर्गन के पास कोई लॉ पास करने की अथॉरिटी नहीं है। ये अथॉरिटी सिर्फ लेजिस्लेटिव ऑर्गन के पास है। सो बेसिकली ये दो चीजें हैं जो कि सब्सटैंटिव एस्पेक्ट में कवर्ड है। पहला है कि वेदर द लॉ और द ऑर्डर वायलेट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, और दूसरा है कि वेदर द अथॉरिटी हैज कंपीटेंस टू पास सच एन एक्ट और ऑर्डर। अब ये सब्सटैंटिव एस्पेक्ट बनाता है प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, जो कि इंडिया में फॉलो किया जाता है। इन अदर वर्ड्स, इंडिया में जो जुडिशियल रिव्यू है उसका स्कोप सब्सटैंटिव एस्पेक्ट तक लिमिटेड है। लेकिन जहां तक यूएसए की बात है तो इसका स्कोप इंडियन जुडिशियल रिव्यू से काफ़ी बड़ा है। यूएसए के केस में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो किया जाता है इंस्टेड ऑफ प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में सब्सटैंटिव एस्पेक्ट तो कवर्ड है ही, लेकिन इसके साथ प्रोसीजरल एस्पेक्ट भी कवर्ड है। अब प्रोसीजरल एस्पेक्ट में क्या आता है? प्रोसीजरल एस्पेक्ट में ये देखा जाता है कि एक एक्ट या लॉ कितना रीजनेबल है या कितना सूटेबल है, या फिर उसकी इम्प्लीकेशंस क्या हो सकती है। यानी कि प्रोसीजरल एस्पेक्ट में एक एक्ट या ऑर्डर का जो कंटेंट है उस पर फोकस किया जाता है। जैसे कि अगर सपोज यूएसए का लेजिस्लेचर एक एक्ट पास करता है जिससे देश में पॉसिबली पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, तो फिर जो यूएसए की जुडिशरी है वो ऐसे एक्ट को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकती है, इवन इफ ऐसा एक्ट यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन का कोई भी प्रोविजन वायलेट नहीं कर रहा और इसे एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने बनाया है। लेकिन ऐसा इंडिया के केस में नहीं हो सकता। इंडिया में जुडिशियल रिव्यू का स्कोप सिर्फ सब्सटैंटिव एस्पेक्ट तक ही लिमिटेड है। सो यूएसए में सब्सटैंटिव एस्पेक्ट के साथ साथ प्रोसीजरल एस्पेक्ट भी कंसिडर किया जाता है, जिससे जुडिशियल रिव्यू का स्कोप कई ज़्यादा बढ़ जाता है, और ये दोनों मिलकर बनाते हैं ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। सो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ इज मच वाइडर दैन प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, एंड फॉर दिस रीजन यूएसए में जुडिशरी कई ज़्यादा पावरफुल है व्हेन कंपेयर टू इंडियन जुडिशरी। और क्योंकि यूएसए में जुडिशरी के पास इतना स्कोप है किसी एक्ट या ऑर्डर को इन्फ्लुएंस करने का, इसलिए यूएसए में जुडिशरी को थर्ड चैम्बर ऑफ लेजिस्लेचर भी बुलाया जाता है। इनफैक्ट इस ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की वजह से यूएसए में जुडिशरी की सुप्रीमेसी एस्टैब्लिश्ड है अबव द अदर टू ऑर्गन्स। एंड ऑन द अदर हैंड, क्योंकि इंडिया के केस में जुडिशियल रिव्यू का स्कोप थोड़ा कम है, इसलिए इंडिया में जुडिशियल सुप्रीमेसी और पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी या सोवरेनिटी के बीच एक बैलेंस एस्टैब्लिश्ड है। और वहीं ब्रिटेन में हमें पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी या पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी का प्रिंसिपल देखने को मिलता है, क्योंकि ब्रिटेन में जुडिशियल रिव्यू का प्रिंसिपल एग्जिस्ट तो करता है, लेकिन इट इज़ नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज इन इंडिया और यूएसए। साथ ही में ब्रिटेन की जो पार्लियामेंट है उसकी कॉन्स्टिट्यूएंट पावर्स पर ऐसी लिमिट्स नहीं हैं जैसे कि इंडियन पार्लियामेंट की कॉन्स्टिट्यूएंट पावर्स पर हमें देखने को मिलती हैं। सो ब्रिटेन हैज अ सिस्टम ऑफ पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी, यूएसए हैज अ सिस्टम ऑफ जुडिशियल सुप्रीमेसी, और इंडिया के केस में एक बैलेंस फॉर्म होता है between judicial supremacy and parliamentary supremacy. So this was the scope of judicial review, जो कि country to country वेरी करता है, और judicial review का scope डिपेंड करता है on substantive aspects and procedural aspects, जो बनाते हैं due process of law और procedure established by law. अब देखते हैं importance of judicial review. Judicial review किसी भी constitution का एक बहुत ही सेंट्रल और एक बहुत ही important फीचर माना जाता है,
जुडिशियल रिव्यू की पावर्स के थ्रू जुडिशरी इंश्योर करती है कि सभी ऑर्गन्स जैसे कि लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव और साथ ही में सभी गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशंस और अथॉरिटीज़ जैसे कि इलेक्शन कमीशन, ये सब कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही चले। ये ऑर्गन्स और इंस्टीट्यूशंस कोई ऐसा एक्ट या ऑर्डर पास नहीं कर सकते जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस को वायलेट करता है। और इस तरह से जुडिशरी इंश्योर करती है कि कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी बनी रहे और कोई भी ऐसा पर्सन या इंस्टीट्यूशन ना हो जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ना चले। जुडिशरी जुडिशियल रिव्यू की पावर को यूज करके कॉन्स्टिट्यूशन को अपहोल्ड करती है और कॉन्स्टिट्यूशन को सुप्रीम रखती है। एंड फॉर दिस रीजन जुडिशरी को और स्पेशली सुप्रीम कोर्ट को गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। सेकेंडली, जुडिशियल रिव्यू की पावर के थ्रू जुडिशरी एक इक्विलिब्रियम बनाकर रखती है बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है जिसके थ्रू सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स का फॉर्मेशन हुआ है और इन दोनों ही तरह की गवर्नमेंट्स को नेसेसरी पावर्स और स्फीयर ऑफ वर्क भी दिया गया है। सो कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू एक फेडरल बैलेंस बनाने की कोशिश करी गई है। अब अगर सेंट्रल या किसी स्टेट गवर्नमेंट का कोई भी ऑर्गन, भले ही लेजिस्लेचर हो या फिर एग्जीक्यूटिव, अगर ये अपने स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस से बाहर जाके काम करता है तो फिर इससे ये फेडरल बैलेंस डिस्टर्ब होता है। ऑल्सो इससे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस का वायलेशन भी होता है और जुडिशरी जुडिशियल रिव्यू की पावर का यूज करके इसे नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकती है और इस तरह से जुडिशरी वापस से एक फेडरल बैलेंस मेंटेन कर सकती है बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स। नेक्स्ट इज टू मेंटेन सेपरेशन ऑफ पावर्स। सेपरेशन ऑफ पावर्स एक प्रिंसिपल है जिसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट की पावर्स को अलग अलग ऑर्गन्स या इंस्टीट्यूशंस में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है जैसे कि लेजिस्लेचर, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव। और ये सभी ऑर्गन्स अपनी पावर और स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में रहकर ही काम करते हैं और कोई भी एक ऑर्गन या इंस्टीट्यूशन किसी दूसरे ऑर्गन या इंस्टीट्यूशन को कंट्रोल या इन्फ्लुएंस करने की कोशिश नहीं करता। लेकिन अगर एग्जीक्यूटिव ऑर्गन अपने ऑर्डर्स के थ्रू लेजिस्लेचर या जुडिशरी की पावर्स, फंक्शंस या वर्किंग को कंट्रोल करने की कोशिश करे या फिर से लेजिस्लेटिव ऑर्गन एक एक्ट पास करके एग्जीक्यूटिव या जुडिशियल ऑर्गन पर अपना कंट्रोल इंक्रीज करे तो फिर इससे सेपरेशन ऑफ पावर्स का प्रिंसिपल कॉम्प्रोमाइज होता है। जुडिशरी ऐसे एक्ट्स, ऑर्डर्स और डिसीजंस को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकती है थ्रू जुडिशियल रिव्यू क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस का वायलेशन है। सो जुडिशरी जुडिशियल रिव्यू की पावर्स का यूज करके ये इंश्योर करता है कि सभी ऑर्गन्स और इंस्टीट्यूशंस अपनी रिस्पेक्टिव पावर्स और स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में रहकर ही वर्क करें और इससे सेपरेशन ऑफ पावर्स का प्रिंसिपल अपहोल्ड होगा। इसके बाद अनदर इंपॉर्टेंस ऑफ जुडिशियल रिव्यू इज प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन्स। एक डेमोक्रेटिक सेटअप में देश के सिटीजन्स को कुछ राइट्स दिए जाते हैं। ये राइट्स यूजुअली कॉन्स्टिट्यूशन में ही मेंशन्ड होते हैं। ये राइट्स बहुत ही बेसिक और एसेंशियल राइट्स होते हैं और इसी वजह से इन्हें फंडामेंटल राइट्स बोला जाता है। और क्योंकि ये राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है तो इन राइट्स को वायलेट करने का मतलब है कि कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस को वायलेट करना। सो गवर्नमेंट किसी एक्ट या फिर ऑर्डर के थ्रू इन फंडामेंटल राइट्स को वायलेट नहीं कर सकती। सो ये फंडामेंटल राइट्स एक तरह से एक लिमिट के तौर पर काम करते हैं ऑन द गवर्नमेंट। अगर लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव या फिर कोई और अथॉरिटी और इंस्टीट्यूशन ऑफ द गवर्नमेंट इन फंडामेंटल राइट्स में से किसी भी राइट को वायलेट करता है तो फिर आर्टिकल 32 के अंडर कोर्ट्स को अप्रोच किया जा सकता है टू रीस्टोर द राइट्स। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स कुछ रिट्स का यूज करके इन वायलेटेड राइट्स को रिस्टोर कर सकते हैं। इन रिट्स में सर्टियोरारी और मैंडामस जैसी रिट्स आती हैं। अपार्ट फ्रॉम दीज रिट्स, जुडिशरी आर्टिकल 13 के अंडर कोई भी लॉ की कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को टेस्ट कर सकती है और जो लॉ फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है जुडिशरी ऐसे लॉ को नल एंड वॉइड या फिर अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकती है। अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करने के बाद ये लॉ इन्फोर्स नहीं किया जा सकता। सो कुछ इस तरह से जुडिशरी जुडिशियल रिव्यू की पावर से सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स की प्रोटेक्शन करती है। सो ये था जुडिशियल रिव्यू का टॉपिक। आई होप यू लाइक द वीडियो। फॉलो फॉर मोर।